दोस्तों आज हम घूमने वाले हैं मनाली टूर की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कब आपको मनाली आना चाहिए, कैसे आप मनाली आ सकते हैं, मनाली में बेस्ट होटल कहां और किस रोड पर मिलेगा, कहां आपको होटल सस्ते मिल सकते हैं, कैसे मनाली को घूमना चाहिए, मनाली घूमने का सही तरीका क्या है, मनाली के जितने भी साइट सीन है उन्हें कैसे कवर करना है, जैसे रोहतांग पास, सोलांग वैली, हडिम्बा देवी टेम्पल, क्लब हाउस, ओल्ड मनाली A to Z आपको कैसे कवर करना है, साइट सीन पैकेज बेस्ट रहेगा या कोई और दूसरा तरीका बेस्ट है, मनाली में पार्किंग कहाँ है, क्या चार्जेस है, फूड कहाँ अच्छा मिलेगा, स्नोफॉल कब होता है, कैसे होता है, अभी फिलहाल मनाली की क्या स्थिति है, एडवेंचर एक्टिविटी पर लगभग कितना खर्चा होगा, चार्जेस कितने, मनाली टूर की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आजकल या सीजन में कभी भी या पूरे साल कभी भी आप मनाली आना चाहे तो आज इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं दावा करता हूं कि आपको मनाली टूर की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो हो सके तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज चलते हैं मनाली। दोस्तों जब हम कभी ट्रैवल करते हैं, होटल में बुकिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। ऐसे में कभी कभी हमें डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इस डिस्काउंट के अलावा अगर ऊपर से और पैसों की बचत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चलिए वो मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे आप होटल बुकिंग करते वक्त या ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त एक्स्ट्रा पैसों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैवल करते करते खर्चा तो हो ही जाता है, इनफैक्ट जितना सोचो उससे ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। बट मैं आज कुछ पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप मेरी तरह खरीदारी पर पैसा बचाओगे भी और कमाओगे भी। सर्दियों में मेक माई ट्रिप, GoIbibo या booking.com पर ट्रिप प्लान करनी हो या फिर इस शादी सीजन में Amazon, AJIO से लेकर मिंत्रा पर खरीदारी, एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर भी पैसे बचाने के लिए यूज करो कैश करो ऐप, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट कैशबैक ऐप। अभी ट्रिप प्लान करने का बेस्ट टाइम तो है ही, लेकिन मिंत्रा पर एंड ऑफ रीजन सेल, AJIO पे तो बिग बोल्ड जैसी जबरदस्त सेल चल रही है जिस पर अप टू 80% ऑफ है। कैश करो के थ्रू आप डिस्काउंट के ऊपर अलग से 30% कैशबैक अलग से कमा सकते हो, जो कि एक रियल मनी है, यानी आप उसको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि इस पर खुद मिस्टर रतन टाटा जी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और तो और कैशबैक, कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों पर अवेलेबल है। इस ऐप को यूज करना भी बहुत आसान है, सिर्फ 2 स्टेप में आप ऐप को यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लेना, तुरंत आपको 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मेरा दिया गया कोड डालोगे तो भी आपको 25 रुपए बोनस मिल जाएगा। कोड है MSV25। ऐप को यूज करना बेहद आसान है। कैश करो ऐप के होम पेज से जिस भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं। जैसे मैं अमेजोन को सिलेक्ट कर रहा हूं और ऑरेंज आइकन पर क्लिक करना होगा। अब डायरेक्ट कैश करो ऐप से अमेजोन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ जो भी शॉपिंग आपको करनी है आप कर सकते हैं और आपका कमाया गया कैशबैक आप कैश करो के प्रोफाइल में माई अर्निंग सेक्शन में चेक कर सकते हो और यहाँ से आप इसको सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हो। तो है ना बहुत सिंपल। कैश करो के थ्रू अमेजोन पे 8%, मिंत्रा पर 5% और AJIO पर 8% कैशबैक अवेलेबल है। तो जाओ जल्दी ऐप को ट्राई करो, क्या पता बचे हुए पैसों से एक और ट्रिप प्लान हो जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनाली कब आना चाहिए। देखिए मनाली पूरे साल आप कभी भी आ जाइए, यहाँ अच्छी खासी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप बर्फबारी एंजॉय करना चाहते हैं, स्नो देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन मंथ में आइएगा, अच्छी खासी बर्फ मिल जाएगी। वैसे मार्च के मंथ में भी आपको सोलांग वैली में बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन लाइव स्नोफॉल मिलने के चांसेस उसके बाद कम ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचे। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ इन्हीं तरीकों से आप मनाली पहुंचेंगे। पहला तरीका बाय फ्लाइट। मनाली का जो एयरपोर्ट है वो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के नाम से भुंतुर शहर में मौजूद है और भुंतुर से कुल्लू की दूरी 10 किलोमीटर और मनाली की दूरी 50 किलोमीटर है।
एयरपोर्ट से आपको टैक्सी की फैसिलिटी मिल जाएगी, आसानी से आप मनाली पहुंच जाएंगे। दूसरा बढ़िया तरीका है रेलवे। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ है, दूरी 291 किलोमीटर है चंडीगढ़ से मनाली की। दूसरा रेलवे स्टेशन पठानकोट, वहां से 298 किलोमीटर की दूरी पर मनाली मौजूद है। तीसरा रेलवे स्टेशन कालका है, जहां से 282 किलोमीटर की दूरी पर मनाली है। वैसे एक रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर भी है, जहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर मनाली है, लेकिन जोगिंदर नगर तक जो मुख्य ट्रेन है वो डायरेक्ट नहीं चलती है, तो ऐसे में जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ जाइए, टूर पैकेज बुक करके आ जाइए। चौथा ऑप्शन है आप अपनी बाइक, कार या टैक्सी हायर करके आ जाइए। पांचवा ऑप्शन है बाय बस यानी बाय रोड। अगर आप रेल मार्ग के थ्रू आते हैं तो चंडीगढ़, पठानकोट या कालका, उसके बाद आपको सारी जर्नी बाय रोड ही करनी पड़ेगी। बाय बस अगर मैं बताऊं तो दिल्ली से अगर आप मनाली आना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली तक आपको बहुत सारी वोल्वो बसेस मिल जाएंगी, जिसमें वोल्वो, सेमी वोल्वो, एसी सीटर, स्लीपर सभी तरह की बसेस मौजूद है। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी बसेस चलाती है। किराया उनमें करीब 1400 से 2450 रूपए एक व्यक्ति का रहता है। इसके अलावा दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से हिमाचल प्रदेश रोडवेज की भी बसेस चलती हैं, जिसमें AC वोल्वो बस है जो 2x2 AC कोचेस उस बस में है और किराया करीब 1689 रूपए है। उस बस का टाइम रात को 9:03 पर है। इसके अलावा कुछ ऑर्डिनरी बसेस भी है, उसमें किराया 932 रूपए है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक बस सुबह 6:40 पर है और उसके बाद बसेस है शाम को 5:40 पर, रात को 7:32 पर, 9:14 पर रात को, और वहीं एक 10:02 पर भी बस है मनाली के लिए। शिमला से भी आप मनाली आ सकते हैं। शिमला से भी 2x2 नॉन AC बसेस चलती है, ये भी हिमाचल रोडवेज की है। 695 रूपए उसमें किराया है। रात को 8 बजे एक बस चलती है और दूसरी बस 8:20 पर चलती है। एक ऑर्डिनरी बस भी है शिमला से, जिसमें किराया करीब 540 रूपए के आसपास है। टाइमिंग सुबह 9:15 पर और एक 10:35 पर और एक शाम को 7 बजे है। तो ये बसेस शिमला से हैं। पठानकोट से भी बसेस चलती है। AC वोल्वो 2x2 बस का किराया 1279 रूपए, टाइमिंग रात को 9:30 बजे। एक ऑर्डिनरी बस है पठानकोट से जो रात को 8 बजे चलती है और किराया 713 रूपए है। ये जितनी भी बसेस मैंने आपको बताई हैं ये सब हिमाचल रोडवेज की बसेस है। इसके अलावा प्राइवेट बसेस तो भर भर के मनाली तक चलती रहती। इन बसेस की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आप। वेबसाइट स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, online-hrtchp.com पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग बसेस की कर सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्ट दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, पठानकोट, अंबाला, कुछ बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट मनाली तक पहुंच जाएंगे। अगर आप खुद का वाहन लेकर आते हैं, बाइक, कार, टैक्सी या जो भी लेकर आते हैं, तो मनाली में पहुंचते ही पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है, वहां आप गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आते हैं तो मनाली में एंट्री करने से करीब 5-6 किलोमीटर पहले आपको ग्रीन टैक्स देना होगा, जिसमें बाइक वालों से चार्ज लिया जाता है 100 रूपए और छोटी कार या जीप वालों से चार्ज किया जाता है 200 रूपए और सभी तरह की SUV वालों से उनको 300 रूपए ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है और बसेस और टेम्पो ट्रैवलर को 500 रूपए ग्रीन टैक्स पे करने के बाद आप मनाली में एंट्री ले पाएंगे। वैसे ये ग्रीन टैक्स आप चाहे तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये थे सारे तरीके मनाली पहुंचने के। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, मनाली आप इन्हीं में से किसी एक तरीके से पहुंचेंगे। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे चले जाइए, क्योंकि मनाली मेरे नज़र से किसी दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में सबसे शानदार हिल स्टेशन है और हमेशा यहाँ टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। चलिए ये तो सब बातें हो गई हैं मनाली पहुँचने तक की। बात करते हैं कि मनाली में कितने दिन रुकना बेस्ट होगा और कहाँ रुके, होटल कहाँ ले। देखिए मनाली में मैं आपको 2 दिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूरा टूर प्लान समझा दूंगा इसी वीडियो में। अगर आप 3 रात का स्टे करना चाहते हैं तो भी मैं आपको पूरा टूर प्लान बताऊंगा। मिनिमम 2 रात तो आपको मनाली में रुकना ही चाहिए। आप चाहें तो 3 रात भी रुक सकते हैं, लेकिन रुकना कहाँ है वो होटल आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ आपको होटल अच्छे मिल जाएंगे। देखिए मनाली में जो होटल के चार्जेस है ना वो 500 रुपए से शुरू होते हैं और 17-18 हजार तक जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि 17 हजार वाला होटल हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये 500 रुपए वाले होटल है कहाँ पर। देखिए 500 रुपए वाले होटल के चार्जेस के बारे में मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जब सीजन होता है तो होटल्स वाले चार्ज बढ़ा देते हैं, लेकिन वही होटल ऑफ सीजन में चार्ज बहुत कम कर देते हैं। जैसे आप मनाली में एंट्री लेंगे तो पार्किंग के आसपास ही बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। चार्जेस वहाँ भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसे मेन रोड कहते हैं। आप चाहे तो वहाँ भी होटल ले सकते हैं, वहाँ से भी माल रोड की दूरी ज्यादा नहीं है। जैसे अब मनाली की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड पर सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं और राइट हैंड पर
वन विहार है, उस तरफ कुछ नहीं है, यानी पूरा जंगल है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप मनाली के मेन माल रोड से पहले ही एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर डाइवर्ट होता है। अगर उस रोड पर आप आएंगे तो वहाँ भी एक कार पार्किंग मौजूद है, और उसके अलावा वहाँ अंदर जाने के बाद भी बहुत सारे होटल हैं जहाँ आपको सही दाम में होटल इसके अलावा अगर आप उस रोड पर भी नहीं जाते तो थोड़ा आगे और आइए तो आप पहुंचेंगे मेन मनाली के टैक्सी स्टैंड पर, ऑटो स्टैंड पर, और सामने ही वहाँ माल रोड मौजूद है। अब ये जो माल रोड है, ये माल रोड मनाली का सबसे महंगा रोड है। यहाँ पर जो होटल के चार्जेस हैं सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे व्यूज देखेंगे और मनाली के मेन सिटी सेंटर में अभी मौजूद है। इसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर जो रोड अंदर जा रहा है उस रोड को बोलते हैं मॉडल टाउन। आप उस रोड पर अंदर चले जाइए, वहाँ भी आपको होटल मिल जाएंगे, और वहाँ पर जो चार्जेस है माल रोड के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। किसी भी सीजन में आप आ जाइए, माल रोड के कंपैरिजन में सस्ते होटल ही वहाँ आपको मिलेंगे। अब मैंने आपको 4 जगह बताई, एक तो मेन रोड जिस पर से आप आए हैं, दूसरा माल रोड से पहले जो रोड डाइवर्ट हो रहा था लेफ्ट हैंड पर जहाँ कार पार्किंग बनी हुई थी, वहाँ ले सकते हैं, तीसरा आप माल रोड पर ले सकते हैं, चौथा आप मॉडल टाउन रोड पर आकर होटल ले सकते हैं। इन सब के अलावा 5वीं जगह मैं आपको बताता हूँ, आप ओल्ड मनाली की तरफ चले जाइए, वहाँ जाकर भी होटल रेंट पर ले सकते हैं। ओल्ड मनाली अगर आपको जाना है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो भी आप माल रोड को क्रॉस करके तो अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए आपको जैसे ही आप मनाली के करीब पहुंचेंगे तो रास्ता 2 हिस्सों में डाइवर्ट हो जाएगा। एक रास्ता ऊपर की ओर जाएगा जो मनाली में अंदर आता है, और एक रास्ता राइट हैंड पर नीचे की ओर चला जाएगा। वो रास्ता सीधा सोलांग वैली, रोहतांग पास, केलोंग, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति सब जगह तक जाता है, यानी वो मनाली को बाईपास कर देता है वो रोड। तो उस बाईपास रोड से आप आ जाइए अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। उस बाईपास रोड से जब आप आगे आएंगे तो थोड़ा आगे आने के बाद एक रास्ता लोहे के पुल से राइट हैंड पर चला जाएगा, उधर नहीं जाना है, वो चला जाएगा आगे आपको सोलांग वैली या अटल टनल की ओर ले जाएगा। जो रास्ता लेफ्ट हैंड पर ऊपर जा रहा है उसी रोड पर आपको आना होगा, और वो रोड आपको मनाली में एंट्री कराएगा, लेकिन मॉल रोड पार करा देगा और आप पहुंच जाएंगे ओल्ड मनाली में। वहां जाकर भी आप होटल ले सकते हैं। यहाँ के होटल सबसे सस्ते हैं, यहाँ आपको होम स्टे भी मिलेंगे, यहाँ आपको सस्ते हॉस्टल्स भी मिलेंगे, यहाँ आपको सोलो अगर आप आते हैं तो डॉर्मेट्री भी मिलेगी, और होटल्स भी यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है, कन्वीनियंट है और सस्ती भी है। सारी जगह मैंने आपको बता दिया कि आपको होटल कहाँ सस्ते मिल सकते हैं, कहाँ ज्यादा बेस्ट रहेगा और जाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इंफॉर्मेशन से भरी हुई रहेगी, तो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर हमारी मेहनत हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ये सारी बातें हुई मनाली में स्टे करने से संबंधित। और होटल वगैरह की अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो वो भी एक तरीका सही है अगर सीजन में आप आते हैं, और अगर आप ऑफ सीजन आते हैं तो आप डायरेक्ट वहां आने के बाद भी होटल ले सकते हैं, क्योंकि मनाली में होटल्स की संख्या बहुत ज्यादा है किसी दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में। चाहे वो शिमला हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे मैक्लोडगंज हो, धर्मशाला हो, या कोई भी दूसरा हिल स्टेशन के कंपैरिजन में, तो मनाली में सबसे ज्यादा होटल्स हैं। चलिए ये बातें हो गई मनाली में रात को रुकने से संबंधित। अब बात करते हैं कि मनाली घूमना कैसे है, घूमने का सही तरीका क्या है, क्या लोकल ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होगा या नहीं होगा, तो कितना होगा और कैसे हमें घूमना है। देखिए अगर मान लीजिए आप मनाली दिन में पहुंच गए हैं 10 बजे या 11 बजे, तो आप होटल में आराम करने के बाद बाकी आधे दिन मनाली घूमने के लिए निकल सकते हैं। इस दिन या तो आप सोलांग वैली चले जाइए या फिर मनाली के जो नियरेस्ट साइट सीन है उन्हें कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। अगर आप आसपास की साइट्स को कवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मनाली में जो लोकल साइट्स आप कवर कर सकते हैं उसमें से है एक हडिम्बा देवी टेम्पल, डुंगरी वन विहार, क्लब हाउस और मनु टेम्पल। इसके अलावा मॉल रोड और आसपास के मार्केट और आसपास के जितने भी बाजार हैं उन्हें आप घूम सकते हैं। ये सारे साइट सीन आप उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आप मनाली पहुंचते हैं। ये जितनी भी साइट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये साइट्स वहाँ मौजूद टूर पैकेज के थ्रू करना चाहते हैं, यानी वहाँ से टैक्सी हायर करें और तब ये साइट सीन कवर करना चाहते हैं, तो 4 लोगों के लिए वहाँ टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपसे करीब 1500 से 2000 रुपए और ये सारी साइट्स कवर करा देंगे। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि आप ये पैदल कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि पैदल कैसे हम इतनी सारी साइट्स को कवर कर सकते हैं, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप यंग है, पैदल थोड़ा चल सकते हैं या 4 या 5 किलोमीटर आप मनाली में घूम सकते हैं, तो आप इन सारी
साइट्स को पैदल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और एक सर्किट आपको करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मनाली से रिलेटेड एक सर्किट करना पड़ेगा और आप ये सारी साइट्स को कवर कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड मनाली में रुके हुए हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे ओल्ड मनाली क्षेत्र में ही मौजूद है। अगर आप इसके अलावा मॉल रोड, मॉडल टाउन या मनाली पार्किंग के पास भी मौजूद है तो भी थोड़ा सा पैदल आपको चलना पड़ेगा। सिर्फ मॉल रोड आपको क्रॉस करना होगा, मॉल रोड घूमते हुए आप ओल्ड मनाली पहुंच जाएंगे और वहां से आपको चलना होगा पहले हडिम्बा देवी टेम्पल रोड पर। किसी से भी पूछ लीजिए हडिम्बा देवी टेम्पल रोड कहाँ है, किधर हमें जाना है, आपको कोई भी बता देगा। पैदल थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा और मेरा मानना है कि मनाली आने के बाद अगर थोड़ा बहुत पैदल ना घूमें, वॉकिंग ना करें, अगर यहाँ के मार्केट को पैदल ना टहलें तो फिर मनाली आने का फायदा क्या। तो आप टहलते हुए हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे आएंगे तो रास्ता फिर दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाएगा, एक रास्ता सीधे निकल जाएगा और एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर जाएगा। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से मनु टेम्पल, क्लब हाउस, हडिम्बा देवी टेम्पल या दूसरी साइड की। तो ये आ गया है यहाँ पर वो रोड जहाँ से दो रास्ते अलग अलग कट जाते हैं। मेरे से राइट वाला ये रास्ता हडिम्बा देवी टेम्पल और याली महादेव टेम्पल तक जाता है और ये वाला रास्ता क्लब हाउस और मनु टेम्पल की ओर जाता है। यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल की दूरी 1.5 किलोमीटर बाई रोड है और अगर आप पैदल जाते तो मात्र 700 मीटर दूरी रहेगी। थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा पहाड़ों पर, जो सीढ़ी नुमा रास्ता है, आराम से जा सकते हैं। आप अगर पूरा सर्किट पैदल करना चाहें तो 5 से 6 किलोमीटर में पैदल कर सकते हैं। आप इधर से जाइए हडिम्बा देवी टेम्पल होते हुए ऊपर से सर्किट पूरा करते हुए इस रोड से वापस आ जाइए, तो आपकी ये दूरी बहुत कम रहेगी और बहुत आसानी से आपका पूरा ट्रैक हो जाएगा और सब चीज़ें कवर कर पाएंगे। हडिम्बा देवी टेम्पल, क्लब हाउस, मनु टेम्पल, सारी चीज़ें कवर करते हुए उधर से घूमकर इस रोड से वापस आ जाएगा अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो। बाई रोड का मैंने तरीका बता दिया है। बाई रोड 1.5 किलोमीटर रहेगा हडिम्बा देवी टेम्पल यहाँ से और पैदल मात्र 700 मीटर की दूरी रह जाती है। वहाँ से आप लेफ्ट लीजिएगा और थोड़ा सा आगे आने के बाद पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा पहाड़ पर, जो मुश्किल से 200 या 300 मीटर का होगा। अब वो आपको फिर भी पैदल ही करना पड़ेगा। जब आप टैक्सी के थ्रू आ जाइए चाहे अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए तो पहाड़ पे तो आपको पैदल ही चढ़ना पड़ेगा। 200-300 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद बहुत सुंदर वो ट्रैक है। जो ये जंगल है उसको वन विहार नाम से जाना जाता है मनाली में। उसी जंगल में पैदल ट्रैक बनाया गया, उसी ट्रैक पर चलते हुए आप पहुंचेंगे हडिम्बा देवी टेम्पल के पास। हडिम्बा देवी टेम्पल के पास जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है, मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, मंदिर बहुत प्राचीन है। वहाँ आराम से आप 1-1.5 घंटा बैठ सकते हैं, वहाँ के वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर स्नोफॉल के टाइम पर आप मौजूद हैं वहाँ तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। किसी भी तरह की एंट्री फीस मंदिर में नहीं है, लेकिन ठीक मंदिर के पीछे डुंगरी वन विहार मौजूद है। उसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, मंदिर के ठीक बैक साइड में जाइए, वहाँ पर डुंगरी वन विहार का मेन गेट बना हुआ है। आप चाहें तो डुंगरी वन विहार घूमने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक एंट्री टिकट आपको लेना पड़ता है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 10 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। 5 साल से 8 साल के बच्चों को 5 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। टाइमिंग गर्मियों में सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक डुंगरी वन विहार खुला रहता है। अभी मैं मौजूद हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल के ठीक पीछे एक जगह है डुंगरी वन विहार। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप हडिम्बा देवी टेम्पल में हैं तो पीछे की तरफ ये जगह स्थित है। यहाँ पर एक्चुअली टिकट लेना पड़ता है। 8 साल से छोटे बच्चों का टिकट है 5 रुपये एक बच्चे का, और उससे ज़्यादा एज वाले यानी 8 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए 10 रुपये का टिकट लिया जाता है। गर्मियों में टाइमिंग है सुबह 9 से रात को 8 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। बच्चों के लिए इसमें झूले वगैरह अवेलेबल हैं और घूमने लायक जगह है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसमें ज़रूर जाइएगा। हम नीचे की तरफ चलते हैं वापस से और क्लब हाउस की ओर जाएंगे। आप चाहें तो डुंगरी वन विहार में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आधा 1 घंटा वहाँ टहलिए, वो एक्सपीरियंस भी आपका बहुत शानदार रहेगा। यानी इस तरह से आप 2 साइट सीन को कवर कर लें। और फिलहाल अभी आगे की ओर चलते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल, डुंगरी वन विहार कवर करने के बाद आप ठीक मंदिर के पीछे से ही एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। यानी जिस रास्ते से आप आए थे उससे दूसरी दिशा में एक और रास्ता जा रहा है नीचे की ओर। आप उस रास्ते से नीचे की ओर आइएगा तो आप दूसरे एक रोड पर पहुंच जाएंगे, जहां सामने से आप व्यास नदी का खूबसूरत नजारा देखेंगे और एक लोहे के पुल को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पूरी तरह से ओल्ड मनाली में।
वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ आप मनाली के पुराने घर देखेंगे। मनाली बेसिकली एक गांव है जो पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया टूरिस्ट के लिए, और आज वहाँ लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। ओल्ड मनाली की उन पतली पतली सड़कों से, पतली पतली गलियों से घूमते हुए क्लब हाउस तक पहुंच जाएंगे। और क्लब हाउस बहुत शानदार जगह है सभी लोगों के लिए, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप यंगस्टर हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। क्लब हाउस मनाली की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। क्लब हाउस में जो एंट्री टिकट है एडल्ट का 25 रुपए और 10 साल से छोटे बच्चों का 10 रुपए एंट्री टिकट है। क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। उन सभी एक्टिविटीज का किराया अलग से रहता है। जो मैंने टिकट बताया ये सिर्फ एंट्री टिकट है। उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी अंदर करते हैं उसमें बहुत सारी इंडोर आउटडोर एक्टिविटी होती हैं, वो आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार जगह है मनाली का क्लब हाउस। और जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी क्लब हाउस में होती है उनके चार्जेस 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रहते हैं, जिनमें आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं। क्लब हाउस घूमने के बाद थोड़ा और अगर आप आगे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मनु टेम्पल। मनु टेम्पल भी ओल्ड मनाली की उन पतली पतली गलियों के बीच में ही मौजूद है। बहुत कम टूरिस्ट वहां तक पहुंचते हैं, लोगों को जानकारी कम है। दूसरा, ओल्ड मनाली के कुछ पॉइंट्स को लोग कभी कभी स्किप कर देते हैं, जबकि वो सारी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप चाहें तो मनु टेम्पल के लिए टैक्सी ला सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप मनाली की उन गलियों से घूमते हुए मनु टेम्पल पहुंच जाएंगे। वहां तक के पहुंचने वाले इस रास्ते में आप सेब के पेड़ भी देखेंगे, सेब के बाग भी देखेंगे। इसके अलावा सेब को कैसे वहाँ पर सेल किया जाता है वहाँ वो देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी लाजवाब रहता है। मनु टेम्पल बहुत खूबसूरत है। वहाँ थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद आप रिटर्न वापस अपने होटल की ओर निकल। शाम के वक्त आप मनाली के मॉल रोड को घूमने के लिए निकल जाइए। अमूमन टूरिस्ट शाम को ही माल रोड पर घूमते हैं। माल रोड पर, मेन माल रोड के पास ही मनाली का बस स्टैंड भी मौजूद है, और बस स्टैंड के ठीक सामने एक और मार्केट है जहाँ पर हमेशा ऊनी कपड़े मिलते हैं। आप साल के किसी भी सीजन में आ जाइए, ऊनी कपड़े वहाँ मिलते रहते हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे होती है, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। बाकी मनाली का मॉल रोड बहुत बड़ा नहीं है, आप आराम से 3-4 बार चक्कर लगा देंगे घूमते घूमते। वैसे तो मॉल रोड पर दिन में घूमने का एक अलग मजा है, शाम को घूमने का एक अलग मजा है, और रात को घूमने का एक अलग मजा है। और किसी भी हिल स्टेशन पर हम चले जाएं, माल रोड पर तो लोग बार बार घूमने आते ही हैं, तो आप किसी भी वक्त माल रोड पर घूम सकते हैं। इस तरह से आपको डे 1 में कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी लोकल साइट्स को विजिट करने में। और इस पूरे सर्किट को करने में आपको करीब 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और आप मनाली की लोकल साइट्स विजिट कर लेंगे। नेक्स्ट डे आप निकल जाइए सोलांग वैली घूमने के लिए। मनाली से सोलांग वैली की दूरी करीब 12 से 15 किलोमीटर है। जाने के तरीके हैं 4। पहला तरीका, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो उसे लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रोड बने हुए हैं। दूसरा तरीका है, आप मनाली में बाइक रेंट पर ले लीजिए। 700-800 रुपए से बाइक रेंट पर मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो 1500 से 2000 तक अलग अलग बाइक के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस हैं। सोलांग वैली जाने के लिए कोई भी परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाइक रेंट पर लीजिए, पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। तीसरा तरीका है कि आप मनाली से टैक्सी हायर कर लीजिए। 1200 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं वो सोलांग वैली तक जाने के और घुमाकर वापस मनाली लाने के। चौथा तरीका है कि आप मनाली से ऑटो लेकर चले जाइए। ऑटो वाले चार्ज करते हैं करीब 600 रुपए, जो सोलांग वैली घुमाकर आपको वापस मनाली लेकर आएंगे। और उसी 600 रुपए में आप उनसे बात कीजिए कि वो आपको वशिष्ठ टेम्पल भी घुमाकर ले जाए। अगर वो एग्री होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और 100 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए और वो आपको वशिष्ठ टेम्पल भी घुमाकर ले आएंगे, जो मनाली से सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में ही एक अलग रास्ता डाइवर्ट होता है वशिष्ठ गांव के लिए। अब वहाँ वो मंदिर मौजूद है जहाँ वशिष्ठ मंदिर और श्री राम मंदिर मौजूद है। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ गर्म पानी के कुंड भी मौजूद है, उस जगह भी आप जा सकते हैं जो ओल्ड मनाली में मौजूद है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से सोलांग वैली घूमने जा सकते हैं। 12 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता है मनाली से सोलांग वैली तक का, बहुत खूबसूरत है। मैं मानता हूँ कि समय लगेगा मात्र आधा घंटा पहुँचने में, लेकिन आपको समय ज़्यादा देना है, 1 घंटा लगा दीजिए या 1.5 घंटा लगा दीजिए। और रास्ते में जगह जगह रुकते हुए जाइए। बहुत सारे स्ट्रीट फूड आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें खाते पीते एंजॉय करते हुए, व्यूज़ को देखते हुए तब आप अगर सोलांग वैली पहुँचेंगे तो आपके सोलांग वैली जाने का जो मज़ा है वो 2 गुना हो जाएगा।
लगेगा। और सोलांग वैली पहुंचने के बाद जो आप वहाँ व्यू देखेंगे वो तो बहुत शानदार है। अगर आप समर में आते हैं तो वहाँ दूर दूर तक आपको हरा घास का मैदान देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो दूर दूर तक आपको बर्फ की चादर देखने के लिए मिलेगी। और उस सोलांग वैली में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता सोलांग वैली हमें लेकर आया है, यही रास्ता आगे अटल टनल तक जाता है। और अटल टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे अटल टनल का साउथ पोर्टल बोलते हैं। और 9 किलोमीटर की अटल टनल को पार करने के बाद जो एंड पॉइंट है उसे नॉर्थ पोर्टल बोलते हैं। नॉर्थ पोर्टल को निकलने के ठीक बाद ही आप पहुंच जाएंगे लाहौल स्पीति जिले में। सर्दियों में तो वहां तक टूरिस्ट का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत भारी स्नोफॉल हो जाने के कारण टूरिस्ट को अटल टनल से आगे जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन बात मैं सोलांग वैली की कर रहा था, तो सोलांग वैली में बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप वहाँ स्कीइंग कर सकते हैं। एक कपल से 2000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति 1000 रुपए में वहाँ स्कीइंग कर सकता है, जिसमें स्नो ड्रेस, स्नो शूज और स्कीइंग इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद रहते हैं। 1-1.25 घंटा का समय दिया जाता है और आप वहाँ स्कीइंग कर सकते हैं। अगर आप स्कीइंग करने में परफेक्ट है तो आप बहुत अच्छा खासा एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ फोटोग्राफर भी मौजूद रहते हैं जिनसे आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। इंस्टेंट आपको फोटोग्राफ वो आपको अवेलेबल करा देंगे, या फिर आप अपने होटल का एड्रेस दे दीजिए, वो आपके होटल में आपके फोटोज डिलीवर कर देंगे और उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग आप सोलांग वैली पहुंचने के बाद कर सकते हैं। 2 या 3 तरह की अलग अलग पैराग्लाइडिंग अब वहाँ होने लगी है, एक शॉर्ट लेंथ, एक लॉन्ग लेंथ। शॉर्ट लेंथ वाली पैराग्लाइडिंग का चार्जेस 1600 रुपये है, और लॉन्ग अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो करीब 3200 रुपये के आसपास चार्जेस है। और ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने एक बार टिकट ले लिया तो आपका पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा। सोलांग वैली में एक रोपवे भी है, 650 रुपये टिकट है एक व्यक्ति का। अगर आप रोपवे एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा सोलांग वैली में आप ट्यूब राइडिंग, यॉक राइडिंग, स्नो बाइक राइडिंग जैसी बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है सोलांग वैली। साल के 12 के 12 महीनों में सोलांग वैली बहुत खूबसूरत लगती है। हर महीने में एक अलग नज़ारे, एक अलग व्यू देखने को मिलते हैं सोलांग वैली में। सोलांग वैली जो नाम रखा गया है वो बेसिकली वहाँ मौजूद एक गाँव के नाम पर ही रखा गया है। सोलांग नाला नाम से वहाँ एक गाँव है और ये वैली उसी गांव में मौजूद है, तो इसको सोलांग वैली नाम दिया गया है। तो डे 2 में आप सोलांग वैली को एंजॉय कर सकते हैं। वक्त दीजिए सोलांग वैली को। अगर वहाँ एडवेंचर एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें एंजॉय कीजिए। फूड वहाँ एंजॉय कीजिए। मैगी, टी, कॉफ़ी तो अमूमन सभी जगह मिलती रहती है, आप वहाँ लंच कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। अगर आप अपना वाहन लेकर, अपना व्हीकल लेकर सोलांग वैली आए हैं तो आपको पार्किंग देने की जरूरत नहीं है। रोड साइड ही पार्किंग है, किसी भी तरह का पार्किंग चार्ज वहाँ नहीं लिया जाता है। अपना वाहन अगर लाना चाहते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक आइस की वजह से गाड़ियाँ स्लाइड होने लगती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए 10-11 बजे के बाद अगर आप निकलेंगे तो जब थोड़ा धूप निकल आती है तो ब्लैक आइस पिघल जाती है, तो ऐसे में गाड़ियों के स्लाइड होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ स्नोफॉल हो रहा है उस वक्त और आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, या फिर आप स्नो चैन यूज कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, उनके थ्रू जा सकते हैं। यह है वो ट्रिप अगर आप 2 दिन मनाली रुकना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि आप तीसरा दिन भी मनाली रुकें और अगर समर में आप मनाली ट्रिप कर रहे हैं तो आप रोहतांग पास के लिए जा सकते हैं। विंटर में रोहतांग पास बंद रहता है, लेकिन समर में रोहतांग पास खुला होता है। आप रोहतांग पास देखने के लिए जा सकते हैं। देखिए, रोहतांग पास के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रोहतांग पास जाने के लिए जरूरत होती है परमिट की। दूसरी बात, मंगलवार को रोहतांग पास कोई नहीं जा सकता। मंगलवार को रोहतांग पास रोड बंद रहता है, क्योंकि उस दिन वहाँ मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। एक और बात, जितने भी लोग रोहतांग पास जा रहे हैं उन सभी लोगों को अलग अलग परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक कार में मौजूद हैं और 4 लोग हैं तो सिर्फ कार का एक परमिट बनेगा और चारों लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को एक अलग अलग परमिट बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड आईडी प्रूफ की, दूसरा गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, और तीसरा गाड़ी की आरसी। जो गाड़ी है वो आपकी 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी वहां जा पाएगी। अब बात आती है कि क्या प्राइवेट व्हीकल रोहतांग पास जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले प्राइवेट व्हीकल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। रोहतांग पास में एंट्री नहीं थी, सिर्फ वहां की लोकल टैक्सी ही रोहतांग पास जाती थी। कैसे आप अपनी गाड़ी लेकर रोहतांग पास जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो डेली लिमिट है रोहतांग पास घूमने जाने वालों की
वो है पेट्रोल गाड़ियों की 800 और डीजल वाली गाड़ी 400 पर डे रोहतांग पास के लिए जा सकती है। इसके अलावा 2 टाइम फ्रेम में 2 टाइम ड्यूरेशन में आप परमिट ले सकते हैं। एक है 10 घंटे वाला परमिट, एक है 16 घंटे वाला परमिट। 10 घंटे वाले में 200 डीजल गाड़ी और 400 पेट्रोल गाड़ी जाती हैं। उतनी ही गाड़ी 16 घंटे वाले फ्रेम में भी जा सकती है। और एक सप्ताह में, एक वीक में एक वाहन को सिर्फ 3 परमिट ही इशू किए जाएंगे। ये टैक्सी वालों के लिए अमूमन होता है। और जो परमिट आपका होगा उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर आप वहाँ की बसेस के थ्रू रोहतांग जा रहे हैं तो आपको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाला अरेंज करेगा परमिट, आपका कोई हेडेक नहीं रहेगा। ये जो भी परमिट बनता है ना, ये गुलाबा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए होता है। वहाँ एक गुलाबा ब्रिज है जहाँ चेक पोस्ट है, जहाँ ये परमिट चेक होते हैं। उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। परमिट की फीस की अगर मैं बात करूँ तो कार और जीप और जितनी भी MUV हैं उनमें परमिट का जो फीस है 500 रुपये है और कंजेशन फीस 50-50 रुपये है। बसेस और HMW के लिए 500 रुपये फीस है परमिट की और 100 रुपये कंजेशन चार्ज। अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और मनाली में मौजूद SDM ऑफिस जाने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SDM ऑफिस सुबह 10 बजे खुल जाता है। 10 से 11-12 बजे तक आप अप्लाई करने के लिए चले जाइए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हैंड टू हैंड परमिट मिल जाएगा, आपको वेट करना होगा। या तो आप वापस आ जाइए, दोबारा 3 बजे के करीब SDM ऑफिस चले जाइए और आपको परमिट मिल जाएगा। यानी एक दिन तो आपको परमिट निकालने में ही लग जाएगी। यानी जिस दिन आपको रोहतांग पास जाना है तो उससे एक दिन पहले ही परमिट रेडी करवा लीजिए। अब बात आती है कि कैसे आप अपना व्हीकल लेकर रोहतांग पास जा सकते हैं। देखिए, रोहतांग पास में जाने के लिए एक स्पेशल परमिट बनता है जो पूरे सीजन में एक गाड़ी का एक ही बार बनता है। यानी एक साल में एक ही बार एक गाड़ी वहां से जा सकती है। यानी जो भी आपकी गाड़ी है वो एक ही बार रोहतांग पास जा पाएगी एक सीजन में। इसके अलावा पूरे सीजन में केवल 60 पेट्रोल गाड़ी और 40 डीजल गाड़ियों को परमिट दिया जाता है, जो एक स्पेशल परमिट है। और ये वहाँ की टैक्सी वालों के लिए नहीं है, ये जितनी भी व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं उनके लिए है। ये इसीलिए किया गया है ताकि टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेकर भी रोहतांग पास आ सके। अमूमन होता क्या है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंसी होती हैं, टैक्सी वाले होते हैं, वो अपनी गाड़ियों के लिए सारे परमिट फिल कर देते हैं। तो अब एक रिजर्व कोटा तैयार किया गया है रोहतांग पास जाने वालों के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, जिसमें 60 पेट्रोल गाड़ी और 40 डीजल गाड़ी जा सकती है। बाइक वाले नहीं जा सकते हैं। ये स्पेशल परमिट सिर्फ 4 व्हीलर के लिए दिया जाता है। इसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑन द स्पॉट SDM ऑफिस से भी ये परमिट बनवा सकते हैं। एक है बियॉन्ड रोहतांग पास। बियॉन्ड रोहतांग पास के बारे में काफी लोग जानते होंगे कि आपको रोहतांग पास सिर्फ पार करना है, आपको आगे जाना है, को लाहौल स्पीति या लद्दाख की ओर निकलना है और आपको रास्ता लेना है रोहतांग पास वाला। लेकिन लद्दाख या लाहौल स्पीति जाने वाले लोग अब रोहतांग पास होकर नहीं जाते हैं, वो अटल टनल से निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी वो रास्ता पड़ता है। बट पहले जब अटल टनल नहीं थी तो रोहतांग पास होकर ही निकलते थे। उसके लिए किसी भी तरह के परमिट फीस देने की जरूरत नहीं होती है। परमिट बनवाना पड़ेगा लेकिन परमिट फीस नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ कंजेशन चार्ज सभी लोगों को देना पड़ता है और कंजेशन फीस वही 50 रुपये है। और बाहरी वाहन जो हैं, जो लोडेड गाड़ियां हैं, उनको 100 रुपये कंजेशन चार्ज देना पड़ता है। और एक व्हीकल के लिए एक हफ्ते में 2 परमिट इश्यू हो जाते हैं बियॉन्ड रोहतांग पास। और जिस डेट में आपको जाना है उससे 3 दिन पहले आप कंजेशन फीस पे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं रोहतांग से संबंधित। वैसे अगर आप फैमिली वगैरह को लेकर आते हैं तो रोहतांग पास जाने में तो आप समझ रहे हैं ना, पूरा दिन लग जाता है। 40 से 45 किलोमीटर के आसपास का वो डिस्टेंस है मनाली से। और भारी बर्फबारी के समय तो गर्मियों में पूरा दिन लग जाता है जाने और आने में ही, और काफ़ी ज़्यादा थकान भरा वो दिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा दिन रखिए और रोहतांग पास देखने के लिए जा सकते हैं। ये थे सारे तरीके मनाली को घूमने का। इसके अलावा मनाली में कुछ जगह वाटरफॉल भी है और दूसरी कुछ जगह है जहां आप जा सकते हैं। कुल्लू में भी रह सकते हैं, एक दिन कुल्लू बिता सकते हैं। वहाँ कुछ मंदिर हैं, उन्हें देखने के लिए जा सकते हैं। नागर आप जा सकते हैं, वहाँ एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, उसे देखने के लिए जा सकते हैं। तो मनाली में तो आप जितने दिन चाहें उतने दिन रुकिए, अलग अलग जगहों को घूमने जा सकते हैं। लेकिन मैंने एक बेस्ट तरीका आपको बताया है कि आप 2 दिन रुकें तो कहाँ कहाँ जाइए, अगर आप 3 दिन रुकें तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और कितने कम बजट में आप पूरे मनाली टूर को कर सकते हैं। मनाली का जो लोकल खर्चा है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में आए हैं। भीड़ जब मनाली में सबसे ज़्यादा रहती है वो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और उसके बाद मई और जून। इन मंथ में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना
टूर प्लान करिएगा। अरे फूड के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फूड वहाँ पर कहाँ अच्छा मिलेगा और कहाँ आपको फूड एंजॉय करना चाहिए। देखिए मनाली में सभी रोड पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। स्ट्रीट फूड भी जगह जगह आपको मनाली में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें वेजिटेरियन फूड भी है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह का खाना मनाली में आसानी से मिल जाता है, तो फूड का भी कोई इशू नहीं होने वाला है। बजट की अगर मैं बात करूं मनाली में घूमने की, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे तो आप बहुत कम खर्चे में मनाली घूम सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके मनाली कवर करना चाहते हैं और साइट सीन को कवर करने का जो तरीका मैंने बताया है उसके थ्रू करते हैं, तो आप ऑफ सीजन में 2 दिन नाइट स्टे करके 6 या 7 हज़ार में 2 लोग घूम सकते हैं। बट अगर आप कंफर्ट लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका बजट भी बढ़ जाता है, यानी आप 8 से 10 हज़ार में भी 2 लोग आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। और अगर आप अपना कंफर्ट लेवल और बढ़ाएंगे तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके भी मनाली घूम सकते हैं। और मनाली में खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है, आप 50 हज़ार भी खर्च कर सकते हैं और 1 लाख भी खर्च कर सकते हैं। मिनिमम बजट मैंने आपको बताया ऑफ सीजन का, और लेकिन जब पीक सीजन होता है तो यहाँ सभी चीज़ें महंगी हो जाती है। इन सब के अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है मनाली टूर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब शायद आपको मिल गए हों, लेकिन फिर भी एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा वर्क कैसा लगा। हम घर के राशन पर पैसे बचाने के लिए कैश करो के थ्रू बिग बाजार पर शॉपिंग करना मत भूलना। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करते ही 25 रुपये का बोनस आपको मिल जाएगा, या फिर मेरा कोड MSV25 यूज कर लेना अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। जो लोग मनाली आना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, उनके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई एपिसोड में, एक नई वीडियो में, एक नई जगह आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।